दुनिया भर में आज कोरोना की मार कुछ इस कदर कहर बनकर बरस रही है कि करोड़ों लोग इसकी जद में आ चुके हैं और आधी आबादी बिना कामकाज के थम सी गई है। कोरोना की वजह से बच्चों को भी इस संकट में बहुत सी परेशानी आ रही है, लेकिन पढ़ाई में सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखने और जानने के लिए हमारी टीम पहुंची। शिक्षा को लेकर आज बच्चे और अभिभावकों का रुख पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन फीस के बोझ ने कमर तोड़ कर रख दी है। देश के विभिन्न हिस्सों से फीस माफी की आवाजों के बीच बच्चों ने भी कुछ कहा है। आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। एक छात्र दिवांश चतुर्वेदी ने बताया किस तरह पूरी पढ़ाई डिजिटल हो गई है और किस प्रकार से हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। पढ़ाई पे थोड़ा तो असर पड़ रहा है, क्योंकि एक जो होता है क्लास में जाके फिजिकल अपीयरेंस होना हमारा, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। हमारे टीचर के साथ और हमारे क्लासमेट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो उसकी थोड़ी सी कमी हो जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत तो अंतर देखने को मिल जाता है। एक अन्य छात्र निमाई ने स्कूलों की फीस की डिमांड को लेकर कहा कि यदि स्कूलों को फीस नहीं देंगे तो वहाँ के टीचर्स को सैलरी कैसे मिलेगी, उनका भी तो परिवार है। जी, मेरा नाम निमाई वर्मा है और मैं काना माखन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। निमाई, मैं जानना चाहूँगा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, और जो आप एंटरटेन स्कूल जाके करते थे उनमें क्या कुछ कंपैरिजन आपको देखने को मिल रहा है? डिफरेंस तो बहुत है। हमारी 11 मार्च से गूगल क्लासरूम पे हमको दिया जा रहा है मटेरियल, सारा स्टडी मटेरियल, मगर जो क्लासमेट्स के साथ मज़ा आता था, जो टीचर्स के साथ डिस्कशन होता था, डिबेट्स होती थी, वो मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है। और जो भी है, थोड़ा आई स्ट्रेन भी बहुत पड़ता है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अब कैसे ना कैसे करके, अगर फ्यूचर बनाना है तो। स्कूल्स का थोड़ा सही भी लगती है बात, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी टीचर्स हैं तो उनको पे करने के लिए स्कूल को भी फ़ीस चाहिए, मगर अब मेरे पेरेंट्स को भी अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो फीस कैसे देंगे, तो इकोनॉमिक साइकिल बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने तो महामारी से पहले ही ले ली थी अपनी बुक्स, और एडमिशन फ़ीस का भी आया है स्कूल में कि 5 जुलाई तक सबमिट करनी है, नहीं तो फिर क्लास से हमको निकाल देंगे। तो अब देखो क्या होता है। हाँ, दिक्कतें तो आ रही हैं, जैसे कि डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते अच्छे से, टेक्निकली प्रॉब्लम होती है, कभी टीचर का फ़ोन नहीं होता, कभी हमारे फ़ोन में होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। कभी आपने सोचा था कि ऑनलाइन क्लासेस का ऐसा भी दौर आएगा कि हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और हमें घर पे ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, पर अब 3-4 महीने हो गए हैं तो अब हैबिट में आ गए। 5 जुलाई तक कहा है कि एडमिशन फ़ीस, नेक्स्ट क्लास की एडमिशन फ़ीस और मंथली फ़ीस मई जून और अप्रैल की सेंड कर दे। हमारा वो कंडीशन से है कि उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आगे वाली क्लास में एडमिशन नहीं होगा। ये बच्चों को डिजिटल पढ़ाई में आ रही दिक्कतों के लिए हमने एक टीचिंग एक्सपर्ट से राय जानी। आइए आपको दिखाते हैं हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ प्रकाश सिंह के साथ टीचिंग एक्सपर्ट रोहित की खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। देश की दशा और दिशा को बताने वाली शिक्षा प्रणाली आज कोरोना काल में पूरी तरह से बदल चुकी है, मानो एक नया युग शुरू हो गया हो। बच्चों की शिक्षा प्रणाली को फिजिकल से डिजिटल की ओर ले जाया जा चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बच्चे इस शिक्षा प्रणाली को कैसे आत्मसात कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीचिंग एक्सपर्ट रोहित जी। हम उनसे जानेंगे कि कैसे ये सब हो सकेगा। रोहित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपका कि समाचार सिटी 24 पे मुझे आमंत्रित किया गया। मैं सबसे पहले तो आपका एक आभार इसलिए व्यक्त करूंगा कि आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वास्तव में जो कोविड-19 की जो महामारी थी, ये पेंडेमिक जो गुजरा, उसके दौरान शिक्षा प्रणाली पर बहुत ही बड़ा एक तरीके से परिवर्तन आया। उसका कारण ये था, विदाउट आप देखो संपर्क में अगर रहेंगे तो कोरोना फैलता चला जाएगा। इसीलिए सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार बुजुर्ग और बच्चे दोनों को कहा गया कि दोनों जो है कम से कम संपर्क में रहें, भीड़ में ना रहें। तो इसीलिए शिक्षा प्रणाली में इसलिए सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स चाहे सरकारी स्कूल्स हों, सब जगह पर ऑफलाइन एजुकेशन चलती थी, बोर्ड पर पढ़ाया जाता था और बच्चे सामने बेंच पर बैठे रहते थे, फिर हमारे यहाँ पढ़ाई होती थी। और इतना ज़्यादा ई लर्निंग का सोर्स अभी तक इंडिया में था नहीं, लेकिन जैसे ही एक परिवर्तनशील माहौल आया, उसके पश्चात आपने देखा ई लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन ने यहाँ पर इसका स्थान लेना चालू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन में भी यही उठता है कि क्या ये ई लर्निंग हर बच्चे तक पहुँच पा रही है।
तो जहाँ तक मेरी जानकारी में अगर हम बताएं तो ई लर्निंग मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो बहुत ही ज़्यादा विशेषकर लाभप्रद हो रही है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के पास सुविधाएं हैं, मोबाइल है, इंटरनेट की स्पीड है, इंटरनेट अच्छी तरह से हर एक व्यक्ति के घर पर प्राप्त है। लेकिन अगर वहीं थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश की ओर चले जाएं, या फिर आप देखिए कस्बे की ओर भी आप जाएंगे तो देखिए 1.5 GB डाटा आपके पास हर एक के पास होता है। अगर मान लो 3 बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं तो उनके पास एक मोबाइल होता है। बहुत कम घर ऐसे होंगे इस पूरे भारत में जिनके पास, सभी के पास पर्सनल मोबाइल होंगे। और पर्सनल मोबाइल में भी बात करें तो सबसे बड़ी बात है डिजिटल मोबाइल होना चाहिए, यानी कि वो मोबाइल जिसमें टच स्क्रीन हो या यूट्यूब वगैरह चलते हो या जूम मीटिंग की जा सके या गूगल मीटिंग की जा सके। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ ध्यान देनी है। और सबसे बड़ी बात यह है उसमें कि 1.5 GB डाटा के अंदर आपको बच्चों को 6 घंटे पढ़ाना भी है। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद सरकारी स्कूल्स या फिर प्राइवेट स्कूल्स के टीचर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा धीरे धीरे दे रहे हैं, तो एकदम से क्रांतिकारी परिवर्तन की आशा तो हम रख नहीं सकते। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ज़रूर आशा करता हूँ कि गांव तक ये बातें ज़रूर जाएगी, धीरे धीरे बच्चों में परिवर्तन आएगा। और ई लर्निंग की ओर कुछ हमें भी प्रयास करने होंगे, टीचर्स को भी बच्चों तक पहुँचाने के लिए, और कुछ बच्चे भी प्रयास करेंगे हम तक अपनी पहुँच को साबित करने के लिए कि हाँ, वो भी ई लर्निंग को अपनाना चाहते हैं। रोहित जी, एक बड़ा सवाल ये है कि ई लर्निंग का दौर आना तो था, ये तय था, लेकिन एकदम से ये होना क्या मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हुई या बच्चों के लिए कैसे मतलब मुसीबत का समय है ये? देखो, अगर मैं बात करूं भारत की तो जियो ने जैसे परिवर्तन, जियो जब यहाँ पर लॉन्च हुआ था उसके बाद आपने देखा होगा घर घर में मोबाइल की रीच तो हुई सही, और उसके बाद इंटरनेट की स्पीड को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है। लेकिन जियो ने एक डिजिटल क्रांतिकारी परिवर्तन ये किया कि हर व्यक्ति को यूट्यूब और कम से कम जीमेल वगैरह इनका ज्ञान हो चुका था लगभग। और आजकल के बच्चे, आप भी जानते हैं, आपके घर में भी बच्चे होंगे, और इसके अलावा मैं टीचिंग फील्ड में रहा हूँ तो सब बच्चों को अधिकतर व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह चलाते हुए देखता हूँ। तो ये समस्या बच्चों के सामने नहीं है कि कैसे ऑपरेट करना है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या बच्चों के सामने ये है कि उस ऑपरेशन के दौरान वो जो डाटा उसके पास है, उस डाटा की जो क्षमता है वो उसके पास कितनी है। क्योंकि 1.5 GB में यदि मान लो वो 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट या मान लो जितने भी सब्जेक्ट है, 3 से 4 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, वो कवर हो पाएंगे। दूसरी बात, टीचर्स का फिजिकल कनेक्शन होता था तो वहाँ पर बच्चा अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह सोल्व कर सकता था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता था। अब मान लो जूम मीटिंग पर 4 बच्चों के मन में एकदम से कोई प्रश्न आया, 4 से 5 या ज़्यादा बच्चों के मल्टीपल ऑप्शन अगर आए, और मल्टीपल ऑप्शन में यदि सबने एकदम से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपने देखा होगा आवाज़ जो है सबकी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाएगी। एक तरीके से डाउट मन में सबके रहेगा और टीचर्स भी अच्छी तरह समझा नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और निखारने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। मैं यही सलाह दूंगा कि यूट्यूब सबकी पकड़ में है तो स्कूल वाले भी यूट्यूब पर अपने वीडियो लेक्चर जो है रिकॉर्ड करें। और दूसरा, ऑडियो लेक्चर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सहारा लिया जाए, क्योंकि ऑडियो लेक्चर में आपके डाटा की बचत भी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, कम शब्दों में, मतलब अधिक से अधिक शब्दों में, कम से कम डाटा में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुंचा सकते हैं। तो ऑडियो लेक्चर का सहारा लिया जाए, क्योंकि मान लीजिए बच्चा अगर इतनी देर तक देखता रहा वीडियो को, मतलब जूम मीटिंग में लाइव रहा, तो 6 घंटे में आप जानते हैं कि जो आंखों की क्षमता है देखने की, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। आंखों की बीमारियां हो सकती है, तनाव हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो इसीलिए सभी तरीके से इतनी एकदम से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम इसमें हाथ से हाथ धर के बैठ जाएं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चक्र है, यहाँ निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, न टीचरों में यहाँ प्रतिभा की कमी है, शिक्षकों में, न बच्चों में प्रतिभाओं की कमी है। मैं गारंटेड आपसे कह सकता हूँ, यदि हम थोड़ी से प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो बच्चे भी ई लर्निंग को सीखेंगे। और काश जो चीज़ हम पहले नहीं सोच सकते थे कि कभी भी बारिश आ जाती थी, कलेक्टर साहब छुट्टी कर देते थे सादा सर्दी होने पर, उन सब के विकल्प तो हमें मिले हैं ना यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात ये होगी, जो टीचर बहुत अच्छा होगा, कहीं मान लो छोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा होगा या सरकारी स्कूल में कोई टीचर होंगे बहुत ही अच्छा पढ़ाते होंगे, तो दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो टीचर्स की क्वालिटी सामने आएगी और स्कूल के स्तर का भी पता लगेगा कि कौन सा स्कूल कितना अच्छा है, वहाँ के टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं। जो टीचर अच्छा ज्ञान अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देंगे, जिनके पास ज्ञान है, जो अच्छी तरह से उसको डिलीवर कर पाएंगे बच्चों में कंसेप्ट को, वो बहुत आगे बढ़ेगा। अच्छा रोहित जी, यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये भी देखने को मिली, हमने एक सर्वे किया, उस सर्वे में देखा गया कि 8th स्टैंडर्ड के बाद के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अच्छे से ई लर्निंग पे जा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी स्टेज के जो स्टूडेंट्स हैं, प्री नर्सरी टू 5th 6th 7th तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। क्या कहेंगे?
ये सवाल लाजमी है आपका और बहुत सही सवाल है कि कई बच्चों के मन में यही था सवाल, पेरेंट्स भी यही कहते थे कि सर 8 तक का बच्चा तो चलो मोबाइल ऑपरेट कर लेता है, लेकिन जो 5th तक का बच्चा या फिर मान लो बिल्कुल जो प्ले ग्रुप में बच्चा होता है वो क्या करता है। तो मैं एक सीधी सी बात बताऊंगा, आपने यूट्यूब पे देखा कुकू टीवी वगैरह ऐसे आती है, एनिमेशन से बच्चों को पढ़ाते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा ई लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया आ चुकी है कि अब बच्चों को हम पहले बताया करते थे, हम जब बचपन में छोटे थे तो हमें कहानी सुनाई करती है, एक वृद्ध ब्राह्मण था, गाँव में रहता था, गाँव में पहाड़ थे, भैंस बकरी चराने जाते थे। तो इस तरह से अब उसको अगर सीधा दिखाई देगा बच्चे को तो कितनी जल्दी समझ डेवलप होगी। हाँ, एक चीज़ की बस आशंका रह सकती है कि छोटे बच्चे चंचल होते हैं, वो एकदम से ध्यान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनको अगर बोला जाए 2-3 घंटे भी साथ टीवी पर रहो तो वो नहीं लगा पाएंगे। वो एक सबके लिए एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने कहा ना, पेरेंट्स यदि खुद आगे आएंगे, पेरेंट्स भी खुद थोड़ा सा विश्वास जताएं टीचर्स में, स्कूल्स की शिक्षाओं में, चाहे कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, पेरेंट्स स्वयं आगे होकर खुद थोड़ा सा सहयोग करें। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी बात है, टीचर जो है वो बच्चे से दूर है, वो केवल टीवी के उस पार, मतलब अगर मोबाइल या टीवी जो भी है वो उस पार है और बच्चे इधर की तरफ है। तो इधर की तरफ से अगर पेरेंट्स भी टीचर बनकर सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारे देश में किसी भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है और बच्चों को अभिभावक जो है आसानी से समझा सकते हैं कि बेटा आपको इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे पढ़ना है। बस थोड़ा सा निरंतरता रखनी होगी। एक बड़ी दिक्कत आ रही है ई लर्निंग में कि सबसे ज़्यादा जैसे कि बच्चों के सामने इश्यूज़ काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो वो कैसे उनका निस्तारण करें, निराकरण करें, उसके लिए क्या कहना चाहिए? आपने देखा हो कई जगह नेटवर्क इश्यू बहुत ज़्यादा रहता है। ये प्रॉब्लम बच्चों को कई जगह पर आ रही है, एकदम से या तो नेटवर्क फेल हो जाता है, क्लास बीच में रुक जाती है, सस्पेंड हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसे कामों से बचने के लिए ही YouTube पर मैं ज़्यादा सलाह दूंगा कि YouTube पर वो रिकॉर्ड करके लेक्चर को दे, ताकि रिकॉर्डिंग लेक्चर में बच्चे के पास जब समय होगा जब वो देख लेगा। लेकिन अगर लाइव क्लासेस भी लेनी है तो कम से कम विद्यालय भी बच्चों तक जाए और उनसे प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करे कि आपके पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत का प्रतिभावान बच्चा अगर गाँव में है वो कहीं ना कहीं पिछड़ सकता है, इसका कोई ना कोई चांस रह सकता है। लेकिन मैं अभी भी आपसे कहूँगा कि जैसे जैसे धीरे धीरे क्रांतिकारी युग को पब्लिक समझेगी, धीरे धीरे बदलाव आएंगे, तो ये इशू जो हैं ये बहुत बोने रह जाएंगे। समस्याएं हमारे भारत में हमेशा जब भी परिवर्तन हुआ है बोनी रह गई है, हमने हमेशा उसका डट के मुकाबला किया है, तो इस बार भी हम डट के मुकाबला करेंगे। देखा ये भी गया है कई बार कि स्कूल में एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनमें कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस कैटेगरी के होते हैं कि वो मतलब चाह करके भी पढ़ना नहीं चाहते। आज डिजिटलाइज होने के बाद में उन बच्चों के लिए तो एक चांस मिल गया है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, तो वो बच्चे तो बहुत पीछे चढ़ जाएंगे। तो क्या टिप्स देंगे ऐसे बच्चों को हौसला अफजाई करें? देखो, सबसे पहली बात तो मैं उन बच्चों के अभिभावकों से एक प्रार्थना करूंगा कि पहले आपकी ये शिकायत रहती थी कि स्कूल में चला जाता है, हमें क्या पता वहाँ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अब तो बच्चा आपके घर में ही है, आपके साथ ही है, तो अगर स्कूल्स की नियमित कक्षाएं वो यहाँ पर ले रहा है तो सबसे बड़ी बात है आप स्वयं देख रहे हैं कि वो कितना घंटा पढ़ता है या नहीं। और दूसरा, जब उसका एनालिसिस होगा, जब उसके मार्क्स आएंगे, टेस्ट होगा, अगर कम मार्क्स भी आते हैं तो भी मैं अभिभावकों से एक ही अपील करूँगा कि शायद कोई ना कोई तरीका ऐसा होगा, या अभिभावक से मैं यही बोलना चाहूँगा उससे पूछे बच्चे से अच्छी तरीके से कि क्या आपको ऑनलाइन में जो पढ़ाया गया वो समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में नहीं आता है तो कई जगह ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स या फिर अपने ही घर में, मैं आपसे सबसे अच्छा बता रहा हूँ इंस्टीट्यूट के अलावा भी आप अपने ही घर में जो बड़े जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनसे इनका सबसे बड़ा समाधान पूछें कि हमारे बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आती। हो सकता है किसी बच्चे का आर्ट्स में दिमाग और आपने उसको ज़बरदस्ती साइंस में धकेला हो, उसका जो पढ़ने का जो विश्वास था वो आत्मविश्वास डगमगा गया हो कहीं ना कहीं। और कई बार हमारे भारत में क्या होता है कि कई स्कूल्स ऐसे होते हैं जो परसेंटेज के आधार पर सब्जेक्ट को बांट दिया करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि परसेंटेज कोई आधार नहीं होती, 3 घंटा आप जो है बच्चे का दिमाग का कोई एक मानक नहीं होता है कि 3 घंटे में हम उसको, हमारे भारत के अलावा विश्व में भी अगर हम देखें तो आइंस्टीन को तो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी माना जाता था, नालायक विद्यार्थी में थे वो, लेकिन वो क्या कर गए आज हम भी जानते हैं। अगर हम बात करें हमारे भारत, स्वामी विवेकानंद देख लीजिए आप, उनकी IQ पावर भारत में पूरे भारत, तो ऐसे व्यक्तियों से प्रेरणा ले, उनके जीवन आदर्श उन्हें सुनाए कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ा है उसे कहीं ना कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म मिले। संघर्ष निरंतर चलता रहता है और उस संघर्ष को के दौरान ही व्यक्ति अकेला होता है। और संघर्ष आप करोगे, बच्चों के साथ आपको भी लगना होगा, क्योंकि देखो आपने अपनी अगर पूरी कमान
बच्चों और टीचर्स पे सौंप दी तो फिर अभिभावक होने का दर्जा आपने खो दिया है। अभिभावक वो होता है जो बच्चे के प्रतिपल उसके भविष्य के बारे में सोचते हुए उसके वर्तमान को भी देखते हुए चले कि वर्तमान में जो ये चीज़ें कर रहे हैं इन्हें इसमें रुचि है या नहीं है। इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत बड़ी चीज़ होती है और टीचिंग मेथड्स आजकल के बस वही अच्छे हैं जहाँ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए इंटरेस्ट को डेवलप किया जाए। सलाह ही सब कुछ है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन सलाह ऐसे व्यक्ति से ली जाए जो इन संघर्षों से होकर गुजरा हो और फिर उसके बाद उन्हें अपना आदर्श मान के आगे चला जाए। दजीत जी, एक बड़ा सवाल, आज पेरेंट्स और स्कूल स्टाफ के बीच में एक नई कशमकश देखने को मिल रही है फ़ीस को लेकर के। पेरेंट्स कह रहे हैं कि कोरोना काल में स्थिति बहुत डगमगा चुकी है, जो स्कूल प्रबंधन है वो स्कूल की फ़ीस का दबाव लगातार बना रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चों के अंदर एक नई नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये आपकी सबसे मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि शायद ये क्वेश्चन सबसे पहले दर्जे पर होना चाहिए था, क्योंकि हमारे भारत में कोई भी चीज़ गया है तो आर्थिक समस्या सबसे पहले उभर के आई थी। और लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि हमारे भारत में जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग है, उसमें सबसे बड़ी समस्या यही रहती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में भी है। लगभग 4 लाख के आसपास हमारे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं और इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ट्यूशन देखेंगे तो अगर टीचर्स की संख्या मैं आपको बताऊँ तो लगभग आप नहीं मान के चलो तो 2 करोड़ से 3 करोड़ तो प्राइवेट टीचर होंगे। अगर इतने प्राइवेट टीचर हमारे यहाँ पर हैं और उनका भी अगर खर्चा देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अभिभावक ये चाहते हैं कि हमें या तो फीस में राहत मिले या फिर फीस को माफ़ कर दिया जाए। और फीस को माफ़ करने को लेकर कई सारे संगठन भी काम कर रहे हैं। जैसे मार्च अप्रैल ये ऐसे महीने रहे जिस वक्त बिल्कुल स्कूल बंद रहा है, लॉकडाउन हो चुका था, अप्रैल में स्कूल बंद रहा था, तो स्कूल वालों से ये बात प्रबंधन, लेकिन प्रबंधन उधर से जवाब ये दे रहा है कि ऑनलाइन तो पढ़ाई हमने करवाई है और जो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहा है उसकी मेहनताना देना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं दोनों को बैठ कर ये मुद्दा सोल्व करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक का पक्ष ले लें, हम कहते कि नहीं अभिभावक, क्योंकि दोनों ने ही समस्या झेली है और कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स जो प्राइवेट टीचर है और जो प्रबंधक है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी का अभिभावक है। इसको भी हमें ध्यान रखना होगा, या तो हम इस फीस में कुछ डिस्काउंट दे दें या कुछ महीनों की फीस को माफ़ कर दें, क्योंकि ये वही अभिभावक है। स्कूल वालों से फिर भी मैं करना चाहूँगा, स्कूल प्रबंधन से, कि ये वही अभिभावक है जो दिन रात एक कर आप लोगों के जो भी छात्र यहाँ पढ़ते हैं उनकी फ़ीस जमा करते हैं पूरी। अगर आज हम थोड़ा सा इन पर भरोसा कर लेते हैं, इनसे कम फीस भी ले लेते हैं, तो आने वाला ऐसा समय होगा कि ये उस समय की नज़ाकत को देखते हुए हमें ज़्यादा फीस भी प्रदान करेंगे। तो आशा करता हूँ दोनों मिलकर इसको समझा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से सुना आपने रोहित दधीच, जो कि टीचिंग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज का जो सबसे अहम मुद्दा है अभिभावकों का फ़ीस को दें या ना दें, फ़ीस माफ़ होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आज ई लर्निंग के इस दौर में निश्चित ही जितनी जिम्मेदारी टीचर्स की बनती है, स्कूल प्रबंधन की बनती है, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी बच्चों के अभिभावकों की भी बनती है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें और उन्हें इस शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से ढालने का प्रयास करें, जिससे निश्चित ही उनके बच्चे शिक्षा का पूरा आनंद ले सकें और आने वाले समय में उन्हें शिक्षा के लिए जोखिम ना उठाना पड़े। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।